अस्सलामुअलैकुम। अदबिस्तान में खुश आमदीद। तो आइए शुरू करते हैं खौफ के उफ़क़ पर झिलमिल करती अजीबो गरीब और दिल दहलाती पुरतहय्युर और हैरतनाक कहानी डेविल ग्रुप। पर वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलें। शुक्रिया। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। यारो यही दोस्ती है किस्मत से जो मिली है। श मैडम आ रही हैं। क्लासरूम के दरवाजे से भागती हुई उरूज आई और डेस्क पर बैठ गई। अगले ही लम्हे वो क्लास जो गानों का कॉन्सर्ट लग रही थी, बिल्कुल खामोशी छा गई जैसे कमरे में कोई भी ना हो। गुड मॉर्निंग मैडम। पूरी क्लास हम आवाज होकर बोली। स्टूडेंट्स, आज क्लास में इतनी खामोशी क्यों है? क्या डेविल ग्रुप छुट्टी पर है? मैडम सुंबुल ने अपनी नज़र की ऐनक जरा सी सुरकाई। यस मैडम। और फिर उरूज मजीद कुछ बोलने ही लगी थी कि इसकी जबान दांतों के नीचे आ गई और वो मुंह पकड़कर बैठ गई। उरूज, मैंने साइका को सदा के तौर पर 3 दिन के लिए क्लास से बाहर किया हुआ है। तुम लोग जानते हो उसने क्या किया था? उस लड़की ने सर जासिम के रूम को लॉक कर दिया था जबकि जासिम अंदर थे। शर्म नाम की कोई चीज़ है आप लोगों में? बच्चे नहीं हो, इंटर के स्टूडेंट्स हो। मैडम सुंबुल गुस्से से लाल पीली हो रही थी। मैडम, दरअसल वो अनीक के नोटिस लेने गई थी जो सर जासिम ने जानबूझकर ले लिए थे ताकि हम तैयारी ना कर सकें। सर ने नोट्स देने से इनकार कर दिया था। ये फरहान था जो बार बार अपने सुनहरी बालों को पफ बाएं जानिब झटक कर बोल रहा था। यू शुड रिस्पेक्ट हिम। वो आपके टीचर हैं। इस बार मैडम सुंबुल का रवैया कुछ ज़्यादा ही सख्त था जिस पर फरहान और बाकी सब चुप होकर रह गए। पूरे कॉलेज में एक यही मैडम थी जिनका रोब इस डेविल ग्रुप पर था। कम टू द लेक्चर। मैडम ने बुक खोली। आज हम एक तस्वुराती दुनिया के बारे में पढ़ेंगे। टार्ट्री एक तस्वुराती नज़म है जिसमें थॉमस लुइस खुद को इस तस्वुराती दुनिया का बादशाह समझता है। मैडम ने लेक्चर का आगाज़ किया। आज का दिन तो काफ़ी बोर था। पता है, मैंने पूरा दिन अताउल्लाह के बोर बोर गाने सुने और जुल्म की बात तो यह कि आज कैंटीन में खाने को कुछ भी नहीं था। इस जल्लाद ने 3 दिन के लिए मेरा कैंटीन से कुछ लेना भी बंद करवा दिया है। साइका बैग कंधे पर लटकाए आराम आराम से चल रही थी। हमने आज कहा था जल्लाद को, पर वो नहीं मानी। ये अनीक था। अब हम इसके मुंह नहीं लगेंगे, कुछ और सोचते हैं। साहिल ने भवें सुकेड़ी। मतलब? फरहान ने फिर पफ झटका। वो मैं सोच लूंगी। मैं रात को कॉन्फ्रेंस कॉल करूंगी। उरूज ने घर का दरवाज़ा खोला। साइका और उरूज का घर पास पास था। साइका तो अपने वालिदैन की इकलौती थी। साइका के अब्बू एक फैक्ट्री के मालिक थे जबकि उरूज के वालिदैन ऑस्ट्रेलिया में होते थे। वतन की मिट्टी ने उसे यहाँ रहने पर मजबूर कर दिया, इसलिए वो अपने दूर के अंकल आंटी के पास रहती थी। साहिल के वालिद रेड़ी लगाते थे। साहिल एक मेहनती लड़का था। वो पढ़कर अपने घर की गुर्बत दूर करना चाहता था। अनीक का इस दुनिया में एक भाई के अलावा और कोई भी नहीं था, जबकि फरहान उसके बहन भाई और वालिदैन थाईलैंड गए हुए थे। वो भी अपने वतन की खातिर यहाँ पर मुकीम था। आतिश, जो कि काफ़ी बिगड़ा हुआ था और उसका असल नाम मुनाफ था। अमीर माँ बाप का मिन्नतों मुरादों वाला काफ़ी बिगड़ गया था, लेकिन जब से वो इस ग्रुप में शामिल हुआ तब से वो बिगड़ापन कम और शरारतों पर ज़्यादा हावी था। ये ग्रुप कहाँ से, कब दोस्त बने, कैसे दोस्त बने, ये बहुत लंबी कहानी है, लेकिन हाँ, अपनी हरकतों की वजह से उन्होंने अपने ग्रुप का नाम डेविल ग्रुप रखा था। दोस्तों, प्लान यह कि इस सुंबुल को हम रूम में लॉक कर देंगे। रूज ने मोबाइल स्पीकर पर लगाया। बस रहने दे, पहले को लॉक ही किया था। 3 दिन की सजा मिल गई। फरहान ने सेब का टुकड़ा मुंह में डाला। मेरा ख्याल है कि मैडम की चेयर पर गम लगाएंगे, कैसा? साइका ने ताली मारी। चलो, ताकि सीधा शक हम पर हो, है ना? रूज ने नामे सर झटका। ओह, आइडिया। यार, हमारे ग्रुप के 4 लोग मैडम से किसी बात पर बहस करेंगे। 5वां मैडम की नज़र में छुट्टी शो करेगा। जब हम मैडम से बहस करने लगे तो हमारा 5वां मेंबर खिड़की से मैडम पर पानी की बाल्टी फेंकेगा और जब तक मैडम ऊपर देखेगी तब तक वो भाग जाएगा पीछे के रास्ते से। आतिश की आवाज़ में जोश था। नहीं, ये गलत है। हम सिंपल बात करके सदा ख़त्म करवा लेते हैं। और वैसे भी आज पहले ही दिन तुम लोग थक गए। कभी कभी सज़ा अच्छी होती है। मैं कल खुद मैडम से बात करके सज़ा ख़त्म करा दूंगा। प्लीज़ ये सब तुम लोग मत करो। साहिल मिन्नतों पर उतर आया था। नहीं साहिल, तुम्हें पता है वो नहीं मानेंगी।
यार हमें पता है कि तुम बहुत शरीफ हो, तुम तो हमें बेइज्जती से बचा रहे हो, बट यार सोचो कि साइका आज कितना अपसेट हुई। अनीक साहिल को समझाने लगा। वो तो ठीक है, फिर मैं कल कॉलेज से छुट्टी करूंगा क्योंकि मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। वैसे मेरा मशवरा मान लो, कोई और प्लान बनाओ प्लीज़। जब कोई जवाब ना मिला तो साहिल ने फ़ोन बंद कर दिया। वैसे मैं भी साहिल के साथ हूँ यार, फरहान ने सर खुजाया। और कुछ कुछ मैं भी, मतलब कि साहिल ठीक ही कह रहा है, उरूज ने भवें फैलाई। और कोई है जो ये प्लान छोड़ना चाहता है? आतिश ने कहा। ओके, प्लान के मुताबिक साइको और अनीक मैडम को बातों में लगाएंगे और मैं ऊपर से पानी गिराऊंगा। डन, आतिश ने मुस्कुराकर कहा। वेट वेट, ये तीनों तो आज छुट्टी करने वाले थे। साइका ने सवालिया नजरों से उरूज, फरहान और साहिल को देखा जो गेट से एंटर हो रहे थे। दोस्तों, प्लान रेडी है ना? यार हमने सोचा कि हमारे ना होने से डेविल ग्रुप का नाम डूब जाएगा। साहिल ने मुस्कुराते हुए कंधे उचकाए, जिस पर सबने हाथ पर हाथ मारा। मैडम आ गई, उरूज ने सरगोशी की। एक्सक्यूज मी मैडम, वो हमें बात करनी थी प्लीज़, साइका को माफ़ कर दें, उरूज ने मैडम से इल्तिजा की। मैडम सॉरी, आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगी, साइका ने कहा। मैडम प्लीज़ अब जाने भी दें, सज़ा माफ़ कर दें। देखिए आज माफ़ी के चक्कर में मैंने पफ स्ट्रेट भी नहीं किया। फरहान ने बेचारगी से पफ पीछे किया। स्टूडेंट्स आई एम सॉरी, रूल्स हैं, मैं कभी अपने रूल्स के खिलाफ नहीं जाती। मैडम हरी झंडी दिखाकर आगे बढ़ गई। मैडम लास्ट टाइम, पीछे से आवाज़ आई तो मैडम ने पीछे देखा तो चारों के चारों अपने अपने कान पकड़े नजर आए। हा, ओके, मैं साइका को, और हाँ, मैडम ने अभी बात आधी ही की थी। इधर साहिल किसी सोच में था। उरूज ने साहिल के मुंह पर चुटकी बजाई। ओके, मैं साइका को माफ़ कर देती हूँ, मैडम ने हंसते हुए कहा। मैडम प्लीज़ स्टाफ रूम में चलिए, साहिल ने मैडम से कहा। मैडम आपको प्रिंसिपल बुला रहे हैं। साहिल ने जल्दी से बहाना गढ़ा, जिस पर मैडम चली गई। ये साहिल ने क्या किया? पूरा प्लान फ्लॉप। साइका ने चिप्स का पैकेट दीवार पर दे मारा। यही तो हमारा प्लान था। मैंने फरहान और साहिल ने सोचा था कि तुम्हारी सज़ा माफ़ करवानी है, सो करवा दी। उरूज ने साइका के कंधे पर हाथ रखा। स्टूडेंट्स ओपन योर बुक्स। मैं हूँ प्रोफेसर इनाम। मैडम सुंबुल की जगह आज से मैं आप लोगों की क्लास लूँगा। स्टूडेंट्स, मेरी क्लास में कोई शरारत नहीं और कोई मजाक नहीं। मैं बहुत ही असूल ज़वाबित वाला हूँ। अगर किसी ने कोई गलती या कोई शरारत की तो सब जान लें कि मेरी शक्ल पर जितनी नरमी है इससे कई ज़्यादा गुना मेरा दिल सख्त है। मैं किसी पर रहम नहीं करूँगा और ना किसी को माफ़ करूँगा, समझ आई? और फिर उन्होंने क्लास में भरपूर नज़र दौड़ाई। एक और बात, मुझे शोर भी नहीं पसंद, कम से कम शोर और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई, प्रोफेसर ने कहा। यह बूढ़ा कुछ ज़्यादा ही नहीं सर खा रहा, अनीक ने सरगोशी की, जिस पर साहिल ने हल्की सी चपत अनीक के सर पर लगाई। आप ये क्या कर रहे हैं? आपको क्लास में बैठने के रूल्स पता हैं? प्रोफेसर ने कहा। खड़े हो जाएं आप, सर ने साहिल से कहा। सर एक मिनट, इसका कोई कसूर नहीं, ये तो बहुत फर्माबरदार है हम सब में, और समझदार भी। आतिश ने साहिल के कंधे पर हाथ रखा। हम सब में मतलब? सर ने सवालिया नज़रों से देखा। सर ये हमारा ग्रुप लीडर है, हमारे ग्रुप का नाम डेविल ग्रुप है। और सर ओके, प्रोफेसर ने अनीक की बात काटी। स्टूडेंट्स, आज से ये डेविल ग्रुप अलग अलग बैठेगा और आप अभी क्लास से निकल जाएं। सर ने साहिल की तरफ इशारा किया, जिस पर साहिल चौंक कर रह गया। आई एम सॉरी सर, बट साहिल कुछ कहने लगा था कि सर ने बाहर जाने का इशारा कर दिया। सर आप इसकी जगह हमें पनिश कर दें, ये तो बहुत लाइक है। साइका पहली बार किसी के झुकी थी। ओके, आप लोगों को सज़ा मिलती है। क्या आप सबको अभी और इसी वक्त कॉलेज से निकाला जाता है? इस लड़के के चक्कर में मैं ये बताना ही भूल गया कि मैं आपका प्रिंसिपल भी हूँ। नाउ गेट लॉस्ट। आसमान पर उड़ते परिंदे जैसे छुपकर अपने घोंसलों में दब गए हों। बादलों का रंग सुरमई था। गर्मी की शाम में जब ऐसा मौसम हो तो मज़ा ही अलग होता है। ठंडी ठंडी हवा, गहरे बादल, यूं लगता है कि जैसे जन्नत में आ गए हों। बच्चे सड़कों पर निकल आते हैं, मर्द गली मोहल्लों में आ जाते हैं और औरतें वो बेचारी हमेशा की तरह किचन में पकौड़े बनाती हैं। जानवर परिंदे, हर शय में ताजगी आ जाती है। लेकिन कोई ये नहीं जानता कि कोई इतने खूबसूरत मौसम में भी अपने दिल का मौसम उदास करके बैठा है। साहिल, अरे बेटा यहाँ क्यों बैठे हो? देखो बहन ने मैट्रिक में टॉप किया है बेटा, बस अब शुमाइला का दाखिला करा दो, मेरी बेटी डॉक्टर नहीं बनेगी, अम्मा ने हंसते हुए कहा और चली गई। कहाँ से लाऊं पैसे? रेडी पर गाहक भी कम आ रहे हैं, क्या करूं, अपना एडमिशन भी कराना है।
साहिल सोचों में डूब गया था। बेटा, ये कोई लिफाफा आया है, इसमें लिखा है कि अकेले गली के नुक्कड़ पर आओ। बेटा, ये कौन है? साहिल का चाचा एक सफ़ेद लिफाफा लाकर साहिल को देता हुआ बोला। चाचा, देखता हूँ जाकर। खतरे की बात नहीं है। साहिल ने चप्पल पाँव में डाली और नुक्कड़ पर पहुंच गया। नुक्कड़ पर कोई नहीं था। अचानक पीछे से आतिश, फरहान, साइका और अनीक आए और साहिल को चपत लगाई। यार, तुम किन ख्यालों में डूबे हुए हो? साइका ने इटलाते हुए कहा। साहिल, मैंने पापा से कहकर सर इनाम को प्रोफेसरी से छुट्टी करा दी है और अब वो इस कॉलेज में नहीं रहेंगे। आतिश ने साहिल के कंधे पर हाथ रखा। और साहिल, आतिश के पापा ने तुम्हारा एडमिशन भी करवा दिया है। उरूज ने ताली मारी। पर वह कुछ नहीं। साइका ने साहिल की बात काटी। कल से तुम कॉलेज जाओगे और डेविल ग्रुप का नाम रोशन करोगे। मैं? मतलब कि तुम सब? साहिल ने सवालिया नज़रों से देखा। भाई, प्रिंसिपल सिर्फ एक स्टूडेंट के एडमिशन पर राजी हुआ है, इसलिए हम सब ने सोचा कि तुम ठीक रहोगे। फरहान ने समझाने की कोशिश की। नो मोर सवाल। चलो जाकर तुम अब कॉलेज की तैयारी करो, सब दोस्त मिलकर बोले, जिस पर साहिल हल्का सा मुस्कुरा दिया। सुबह के उजाले पूरी आबोताब से फैलने लगे। परिंदे निहायत खामोश थे। हवा का नामो निशान तक ना था। साहिल छत पर बैठा न जाने किन सोचों में गुम था कि उसकी अम्मी ने नाश्ते के लिए आवाज़ लगाई। साहिल उठा और सीढ़ियाँ उतरने लगा। जब नीचे पहुंचा तो देखा कि उरूज, फरहान, साइका, अनीक और आतिश पहले से चटाई पर विराजमान चाय और तली हुई रोटियों से इंजॉय कर रहे थे। अपने दोस्तों को देखकर साहिल के चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट आ गई। साहिल, तू बहुत बुरा है। तूने हमसे छुपा के रखा कि आंटी इतना टेस्टी नाश्ता बनाती हैं। आतिश ने चाय का घूंट भरा। मैं तो हैरान हूँ, तुम सब जैम, ऑमलेट, जूस और पता नहीं क्या क्या खाने वालों को ये चाय और तली हुई रोटी पसंद आ रही है। साहिल मुस्कुराया। चलो कॉलेज चलते हैं, आज से हम तुम्हें लेने आएंगे और तुझे छोड़ने भी हम ही। डन। फरहान ने साहिल के हाथ पर ताली मारी। ट्रन ट्रन ट्रन। साहिल के घर से वापस आकर आतिश अपने नरम बिस्तर पर सो गया था कि अचानक टेलीफोन की आवाज़ से आंख खुल गई। हेलो साइका, क्या हुआ? साइका बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। आतिश, जल्दी कॉलेज पहुंचो। साइका ने फ़ोन बंद कर दिया। आतिश जल्दी से उठा, एसी ऑफ किया और गाड़ी की चाबियां उठाकर तकरीबन भागते हुए सीढ़ियां उबूर करने लगा। कॉलेज का मंजर बहुत ही खौफनाक था। कॉलेज के तमाम स्टूडेंट्स बाहर खड़े थे, जबकि असातिज़ा बिल्डिंग को तीसरी मंजिल की खिड़की में से नजर आ रहे थे। स्टूडेंट्स आपस में सरगोशियां कर रहे थे। इतने में आतिश भागते हुए स्टूडेंट्स को हटाते हुए आगे आया तो देखा कि फरहान, अनीक, साइका, उरूज खड़े थे। वो चारों बिल्कुल चुप थे। आतिश भागता हुआ आगे आया। क्या हो गया? ये सब ऐसे क्यों? आतिश तकरीबन चीखा। पता नहीं, हम सब यहाँ एक घंटे से खड़े हैं पर कोई कुछ बता ही नहीं रहा। फरहान ने ना समझने के अंदाज में कहा। डेविल ग्रुप का है? एक टीचर बाहर आया और सवाल किया। जी। हम सब ने हाथ खड़े कर दिए। मेरे साथ आओ। वो टीचर इन सबको तीसरी मंजिल पर लेकर गया। कमरे का मंजर काफ़ी उदास था। कॉलेज का पूरा स्टाफ एक कोने में खड़ा था। इसके अलावा एक पुलिस वाला भी खड़ा था। आ आ आ। कमरे में पहुंचते ही सबकी चीखें निकल गईं। क्लासरूम के एन वस्त में साहिल की लाश पड़ी थी। उसकी ज़बान अलग होकर बाहर गिरी हुई थी। साहिल की नाक कटी हुई थी, जबकि उसके दोनों हाथ पीछे बंधे हुए थे। साहिल की आंखें पथराई हुई थीं, जैसे उसने बहुत अजियत झेला हो। साहिल की वाइट शर्ट खून में लथपथ थी, जबकि उसके हाथ में कुछ था, क्योंकि उसने मुट्ठी सख्ती से बंद की हुई थी। हमें बहुत अफसोस हुआ सर, पर यह सरासर खुदकुशी थी। साहिल के हाथ में एक पर्ची थी। यह है वो पर्ची। इसके अलावा इस पर पर्ची पर साफ साफ लिखा है कि ये पर्ची सिर्फ और सिर्फ डेविल ग्रुप यानी आप पांचों को दी जाए। पुलिस वाले ने मुड़ी तुड़ी कागज़ की पर्ची गम से बेहाल अनीक, आतिश, साइका, उरूज और फरहान को खोल कर दिया, जिसको साइका ने कांपते हुए हाथों से पकड़ा और पढ़ने लगा। दोस्तों, मैं जान गया हूँ कि दोस्ती क्या होती है, पर मैं गुर्बत से तंग आ गया हूँ और मैं अपनी बहन शुमाइला की पढ़ाई और माँ की दवाइयाँ और साथ ही साथ चचा की बीमारी, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे दोस्तों, तुम्हें से कोई भी मेरी मदद बआसानी कर देता, पर तुम लोग जानते हो कि मैं कितना खुददार हूँ। दोस्तों, मैं मौत को गले लगा रहा हूँ। मेरे सवाल का जवाब अपनों के पास। मेरे दोस्तों, मेरी गुर्बत मुझे मार रही है। अपना और मेरे घर वालों का ख्याल रखना। साहिल। पर्ची की आखिरी लाइन पढ़ते हुए सारे दोस्त फूट फूट कर रोने लगे, जबकि आतिश चुपचाप बैठा था। पुलिस वाला उठकर चला गया। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि यह मर्डर है, सुसाइड नहीं। आतिश ने भवें सुकेड़ी और सबकी तरफ देखा।
पर यह लिखाई तो साहिल की है, उसने खुद लिखा है। साइका ने पर्ची की तरफ इशारा किया। अगर उसने खुदकुशी करनी थी तो इस भयानक तरीके से मौत को गले क्यों लगाया? अनीक ने सर खुजाया। शायद यह मर्डर है, उरूज ने कुछ सोचते हुए कहा। साहिल, साहिल, आतिश पहाड़ों में सदा दे रहा था। आतिश पीछे से आवाज आई तो आतिश मुड़कर देखा। वो साहिल था जो सफेद कफन में लपेटा हुआ था। उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था, पर उसकी आवाज काफी जोरदार थी। मेरे सवाल का जवाब अपनों के पास। साहिल गायब हो गया। इधर अपने कमरे में साइका घबरा कर उठी और पानी पीने लगी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें झिलमिलाने लगी थीं। वो उठी और वॉशरूम में गई। खौफ के मारे उसे उल्टी आ गई, क्योंकि जिन्हें वो बूंदें समझ रही थी वो तो अजीब से लाल रंग के कीड़े थे। उसने नाखूनों से दीवाना वार वो कीड़े नोचना शुरू कर दिया। वो कीड़े हाथ लगाने से बढ़ रहे थे। साइका चीखती चिल्लाती बाहर आई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसके माँ बाप कमरे में आए। साइका, क्या हुआ तुम्हें? उसकी अम्मी ने उसे झिंझोड़ा। अम्मी, अम्मी, देखिए मेरे माथे पर कीड़े हैं। साइका ने फटी फटी आंखों से अम्मी की तरफ देखा। साइका, तुमने कोई ख्वाब देखा है? कुछ नहीं है। उसकी अम्मी ने साइका का चेहरा आईने की तरफ मोड़ा, जिस पर साइका भी हैरान रह गई, क्योंकि माथे पर कुछ भी ना था। साइका बहुत घबराई हुई थी। मगर वो कीड़े मुझे नोच रहे थे, मैं मर रही थी। उरूज को देखती साइका भागती हुई उससे लिपट गई और तफसील बताने लगी। ओके, ठीक है, चलो बस पानी पियो और ये गोली खाओ। उरूज ने साइका को पकड़कर सोफे पर बिठाया और पानी के साथ नींद की गोली भी दी। गोली खाते ही उसे जल्दी से नींद आने लगी। जब साइका सो गई तो उरूज साइका के अम्मी अब्बू से इजाज़त लेकर अपने घर के लिए निकली। गेट से बाहर आते हुए उसे ऐसा लगा जैसे कुछ हो। वो वापस आई। अरे, लगता है कि अंकल आंटी अपने कमरे में चले गए हैं। चलो मैं साइका के रूम में चेक करती हूँ, कुछ है तो नहीं गया। उरूज खुद से सरगोशियाँ करती हुई सीढ़ियों पर चढ़ी और कमरे के अंदर आ गई। साइका आराम से सो रही थी। ड्रेसिंग टेबल पर उरूज का मोबाइल पड़ा था। उरूज ने मोबाइल उठाया तो शीशे पर नजर पड़ी। शीशे पर लिखा था, मेरे सवाल का जवाब अपनों के पास। अरे, ये तो जानी पहचानी तहरीर है। साइका ने क्यों लिखा हुआ है शीशे पर? उरूज उलझ गई। खैर, उरूज सीढ़ियां उतरकर वापस जाने लगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। अगर कोई खौफ है तो साइका को हमसे शेयर करना चाहिए। उरूज ने खुद कलामी की। एक मिनट, मेरी दादी कहती है कि अगर कोई इंसान तड़प तड़प कर या बेचैनी में मरता है तो उसकी रूह भी तड़पती है। फरहान ने आंखें फाड़ कर दोस्तों को देखते हुए बोला। अरे नहीं यार, मेरी खाला कैंसर से तड़प तड़प कर मरी, वो तो वापस नहीं आई। अनीक ने फरहान के सर पर चपत लगाई। दोस्तों, हमें इसका हल साइका के पास ही मिलेगा। पूरे 2 दिन हो गए हम साइका से नहीं मिले। चलो उसके घर चलते हैं। आतिश ने मोबाइल और गाड़ी की चाबियां उठाईं और सब साइका के घर की तरफ जाने के लिए गाड़ी में बैठ गए। तकरीबन 15 मिनट में वो चारों साइका के घर के बाहर थे। उसकी अम्मी और अब्बू किसी डॉक्टर के पास गए हुए थे तो वो सब साइका के कमरे में चले गए। साइका को देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका हुलिया इसकी दीवानगी की गमाजी करता था। उसके पूरे जिस्म पर खराशों के निशानात थे। उसके बाल बिखरे पड़े थे जो कि झाड़ झंकार लग रहे थे और उसके सर से नाकाबिले बर्दाश्त बदबू उठ रही थी और साथ ही उसके जिस्म पर मैल की मोटी मोटी तहें जमा थीं, जैसे बरसों से नहाई ही ना हो। उसके चेहरे पर के बाएं जानिब जख्म का गहरा निशान था। इस जख्म के गिर्द गाढ़ा गाढ़ा खून जमा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में सुर्खियां दिखाई दे रही थीं। पहली बार उसे देखकर दोस्तों को झुरझुरी महसूस हुई। उरूज भागकर उसके पास गई और उसे उठाकर वॉशरूम में ले गई। वॉशरूम से मुसलसल चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं। आतिश, अनीक और फरहान हैरान थे। जब उरूज साइका को वापस लाई तो साइका काफ़ी फ्रेश लग रही थी, पर उरूज कुछ परेशान थी। दोस्तों ने साइका को खाना खिलाकर नींद की गोली देकर सुला दिया। वो चारों कमरे में मौजूद कुर्सियों पर बैठ गए। क्या है ये सब? उरूज ने साइका की तरफ देखा। पता है, जब मैं वॉशरूम में साइका को लेकर गई तो उसके जिस्म पर लिखा हुआ था कि मेरे सवाल का जवाब मेरे अपनों के पास। मुझे लगता है कि साहिल वापस आ गया है। अचानक बेड पर लेटी हुई साइका बोली तो कुर्सियों से उठकर वो सब साइका के करीब हो गए। लेकिन साइका, वो वापस क्यों आएगा? ये तुम्हारा वहम है। उरूज ने साइका के बालों में हाथ फेरा। हम तुम्हें कल डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। आतिश ने एहतियात से तकिया ऊपर करके साइका को बिठाया। वो देखो, दीवार पर नजर आ रहा है, वो मुझे बुला रहा है। साइका चीखी तो चारों ने गर्दनें मोड़कर दीवार पर देखा। दीवार पर कुछ भी नहीं था। थोड़ी ही देर में नींद का इंजेक्शन असर कर गया। साइका नींद की वादियों में खो गई।
तो चारों दोस्त उठे और अपने अपने घर जाने के लिए निकले। उरूज तो साथ ही चली गई, जबकि अनीक, फरहान और आतिश गाड़ी में बैठ गए। फरहान का घर करीब ही था। फरहान को छोड़कर वो दोनों आगे बढ़े। यार, तुझे याद है साहिल ने मरते मरते एक पर्ची लिखी थी? हाँ, फिर? यार, याद कर, उसमें लिखा था लास्ट लाइन पढ़ के, मेरे सवाल का जवाब मेरे अपनों के पास। याद है? मतलब कि साहिल सच में वापस आ गया है, आतिश ने कहा। लेकिन सवाल यह है कि वो अजियत में क्यों है? वो वापस क्यों आया है? उसकी रूह को चैन क्यों नहीं आ रहा? कहीं उसका कत्ल तो नहीं हुआ? आतिश ने झटके से गाड़ी रोककर कहा। कत्ल? कत्ल किसने करना था? अनीक ने उलझते हुए कहा। यही तो हमें मालूम करना है, वरना कोई भी रूह इस तरह वापस नहीं आती। हमें उसके बारे में किसी मौलवी से राब्ता करना होगा। आतिश ने अनीक से राय पूछी। मुझे रूह को बुलाना आता है। 2 साल पहले मैंने एक जोगी से सीखा था। मैंने कई बार ट्राई किया है और बड़े आराम से रूह आ जाती है, लेकिन उसके लिए हम 5 की ज़रूरत पड़ेगी, अनीक बोला। ठीक है अनीक, अगर तुम्हें रूह को हाजिर करना आता है तो हम 5 कल ही साहिल की रूह को बुलवा लेते हैं। आतिश ने अनीक के कंधे पर हाथ रखा और गाड़ी स्टार्ट की। अनीक के कमरे में चारों कोनों पर मोमबत्तियों की रोशनी जगमगा रही थी। अनीक, उरूज, फरहान, आतिश और साइका एक दूसरे का हाथ पकड़कर दायरे की सूरत में बैठे थे। इनके बीच में एक गिलास उल्टा करके रखा हुआ था। गिलास के इर्द गिर्द 4 मोमबत्तियां जलाई गई थीं। गिलास के ऊपर चांदी का एक सिक्का रखा हुआ था। अनीक दिल ही दिल में कुछ पढ़ रहा था। 5 ने अपने हाथ मजबूती से पकड़े हुए थे। अचानक बादल जोर जोर से गरजने लगे। बिजली जोर जोर से चमकी। कमरे में जैसे हवाओं का तूफान आ गया हो। कमरे की खिड़की जोर से हिलने लगी कि जैसे जलजला सा आ गया हो। यूं लगा कि जमीन फट जाएगी और वो 5 जमीन में ही जिंदा दफन हो जाएंगे। कुछ भी हो जाए, हाथ मत छोड़ना, अनीक ने तकरीबन चिल्लाते हुए कहा। कुछ ही देर में तूफान थम गया और बीच में रखा हुआ गिलास टूट गया। सामने की दीवार पर साहिल की धुंधली सी शक्ल नमूदार हुई। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरे दोस्तों, मेरे कातिल को साथ बिठा के मुझसे ही मेरे बारे में पूछते हो? क्या हो गया है तुम लोगों को? मुझे तुम लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। साहिल की आवाज़ में अजीब सी उदासी थी। साहिल, मेरी बात सुनो, हम तुम्हारे दोस्त हैं। हमें पता है कि तुमने खुदकुशी नहीं की, ये कत्ल है। साहिल, तुम्हें कत्ल कौन कर सकता है? सर इमाम पर शक था, पर वो इस दिन कराची गए हुए थे। वो यहाँ थे ही नहीं। फरहान तकरीबन रो रहा था। मेरा सवाल का जवाब मेरे अपनों के पास। साहिल की आवाज़ भर्रा गई। अचानक साइका ने इन चारों का हाथ छोड़ा और बाहर की जानिब भागी। साहिल भी गायब हो गया। साइका, साइका को क्या हुआ? उरूज साइका के पीछे भागी। अनीक, फरहान, आतिश भी पीछे भागे। साइका जंगल की तरफ दौड़ती जा रही थी। अचानक साइका को किसी ने पीछे से धक्का दिया। वो साहिल की रूह थी। साइका बुरी तरह से जख्मी हो गई। वो तूफान फिर से शुरू हो गया। साइका दर्द से चीख रही थी। उसने हिम्मत की और टांग घसीट कर भागने लगी। वो चारों पीछे खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। वो चारों समझ गए थे कि इंतकाम की घड़ी आ गई है और अब कोई भी नहीं रोक सकता। साइका का दूसरा पैर भी जख्मी हो गया और खून बहने लगा। वो चीखती चिल्लाती ज़मीन पर रेंग रही थी। साहिल का हेवला मुसलसल उसे जदोकोब कर रहा था। साहिल के हेवले ने साइका के दोनों बाजू रस्सी की मदद से पीछे बांध दिए। साइका बुरी तरह से रोने लगी। फिर एक तेज धार चाकू हवा में उड़ता हुआ तेजी से साइका की तरफ आ रहा था। साहिल, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। याद करो कि हम कॉलेज में एक दूसरे के दोस्त थे। साहिल, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। तेज हवा से साइका के बाल लहरा रहे थे। चाकू उड़ता हुआ साइका के कंधे में घुस गया। साइका दर्द से बुरी तरह चिल्लाई। उसका मुंह खुला और फिर साहिल के हेवले ने उसकी जबान गुद्दी से खींच ली। साइका की बड़ी बड़ी आंखें बाहर को उबल गईं। उसकी सांस उखड़ने लगी। साहिल का हेवला उड़ता हुआ गायब हो गया। साइका मर चुकी थी। हेवला चंद सेकंड के बाद फिर नमूदार हुआ और कागज़ इन चारों की तरफ फेंका। वो फिर गायब हो गया। इस कागज़ में एक मेमोरी कार्ड था। वो चारों भागते हुए अनीक के घर आए और लैपटॉप में कार्ड लगाया। अरे साइका, तुम? साहिल ने बैग बेंच पर रखा। साहिल, मैंने सोचा कि तुम्हारा इस्तकबाल करूं, एक अलग अंदाज से। अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और सिक्योरिटी गार्ड अंदर दाखिल हुआ। गार्ड ने दरवाज़ा अंदर से लॉक किया और साहिल के हाथ पीछे से बांध दिए। ये क्या कर रहे हो तुम? साइका, इस गार्ड को देखो, ये मेरे हाथ बांध रहे। साइका ने कैमरा टेबल पर सेट किया। साहिल, तुम्हें याद है जब मैडम सुम्बुल ने मेरी इंसल्ट की थी? इस वक्त उनसे बदला लेने के लिए मैंने बाकी सबके साथ प्लान बनाया।
पर तुमने वो सब खराब कर दिया। तुम्हें वो प्लान बुरा लगा। साहिल, ये मत भूलो कि तुम एक मिडिल क्लास स्टूडेंट हो। हमारी दोस्ती ने तुम्हें इज्जत दी और तुम अपने आप को हमारा बॉस समझ बैठे, राइट? सायका मेज के ऊपर बैठ गई थी। ऐसी बात नहीं है मैडम, सुम्बुल वाला प्लान बेहुदा था। सायका, ऐसा मत करो प्लीज, साहिल कह रहा था। चुप करो साहिल, मैं सायका हूं, कोई फरहान, अनीक, आतिश या उरूज नहीं जो तुम्हारी बकवास सुनूंगी। याद है जब सर इमाम ने तुम्हारी इंसल्ट की तो सब ने अपनी स्टडी की कुर्बानी दे दी। तब तो तुम्हें कोई एहसास नहीं हुआ कि तुम्हारी वजह से सबका मुस्तकबिल दांव पर लग गया है। खैर, आज से तुम चुप और हमारा ग्रुप फिर से कॉलेज में दाखिल होगा। सायका ने गार्ड को इशारा किया। गार्ड ने गन निकालकर साहिल की कनपट्टी पर रखी। चलो, जैसा जैसा मैं बोलती हूँ वैसा वैसा लिखो। पर्ची लिखने के बाद गार्ड ने साहिल के दस्तखत करवाए और उसे गोली मार दी। साहिल बुरी तरह तड़पने लगा। सायका ने साहिल के मुंह में हाथ डाला और उसकी जबान खींच ली। साहिल की चीख निकली और साथ ही सांसें भी खत्म हो गईं। सायका ने कागज को फोल्ड किया और साहिल के बंधे हुए हाथ में फंसा दिया। हेलो आतिश, कॉलेज आओ जल्दी। वो साथ ही फोन काट दिया। सायका ने मोबाइल पर्स में रखा और कैमरे के सामने जाकर खड़ी हो गई। तो ये था डेविल ग्रुप का कीड़ा जिसने मुझे काटा था, पर सायका ने उसे खत्म कर दिया। डेविल ग्रुप की असल डेविल तो मैं हूं, सायका। साहिल की स्टोरी खत्म हुई। पर हाँ, एक बात तो है, साहिल के मरने का दुख मुझे भी हुआ है। खैर, खुशी ज़्यादा है। चलो मैं उरूज के घर जाती हूँ, रोने की एक्टिंग भी तो करनी है। अगले 20 मिनट बाद फिर यहाँ पर आऊँगी सबके साथ। हा हा हा। सायका ने फातिहाना कहका लगाया और वीडियो स्टॉप कर दी। ट्रन ट्रन उरूज का फ़ोन बजा। हेलो, क्या? ओके। उरूज ने लंबी सांस ली। क्या हुआ? आतिश ने पूछा। गार्ड की डेथ हो गई है अभी थोड़ी देर पहले, उरूज ने कहा। ओह। सब खिड़की के पास जाकर खड़े हो गए तो उन्हें नजर आया वो हेवला जो कि साहिल का था, आसमान की तरफ परवास कर रहा था।